बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द पल्स, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी। जंग फैल रही है, 5वां दिन भी है और इसमें नजर आ रहा है कि अभी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही, इसके कोई इम्कानात नहीं है। अब जंग का मरकज आबना हुर्मुज़ बनता नजर आ रहा है। ये चंद किलोमीटर की एक पट्टी है, समुद्री पट्टी, जहां से दुनिया की तकरीबन लगभग 30% तिजारत होती है, जिसमें खासतौर पर तवानाई की बड़ी अहमियत है। तेल और गैस, कतर अपनी गैस यहीं से एक्सपोर्ट करता है, सऊदी अरब के लिए भी बड़ी अहम है और दीगर ममालिक के लिए भी, और दुनिया भर में फिर यहां से एक्सपोर्ट हो रही होती है इन खलीजी ममालिक से। लेकिन ये जो पट्टी है, यहां पर इस वक्त ईरान का और पासदार इनकलाब का कंट्रोल नजर आता है। आज टेलीग्राफ कह रहा है कि ट्रंप ने यह कहा कि हम अपने जहाज भेजेंगे, जंगी जहाज, ताकि यहां से तिजारती जहाजों को सपोर्ट मिल सके, उनको सिक्योरिटी मिल सके और यहां से गुजर सके। टेलीग्राफ कहता है कि ट्रैप होगा, बड़ा ही खतरनाक ट्रैप, क्योंकि आबना हुर्मुज़ में सुरंगें भी, माइंस भी पासदार इनकलाब बिछा सकते हैं और बड़ी तबाही हो सकती है। उनके पास ऐसी खुदकुश छोटी कश्तियां हैं जो जाकर टकरा सकती हैं। तो अब अगला महाज यह नजर आ रहा है, सूरत हाल किस तरफ जा रही है, कितनी खतरनाक हो रही है, क्योंकि इसके मईशत पर असरात, हर मुल्क पर, खासतौर पर पाकिस्तान जैसे मालिक पर असरात बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसी पर हम बात करेंगे। सबीना पाशा साहिबा, मशहूर मारूफ एंकर पर्सन हमारे साथ हैं, दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब हमारे साथ हैं। कुछ देर में हमें उमर दराज गोंदल साहब भी ज्वाइन करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, आपसे आगाज करते हैं। आपको क्या लग रहा है, 5 दिन हो गए हैं, क्या अब तक अमेरिका की जो स्ट्रेटेजी थी, बिकॉज आप डिफेंस एनालिस्ट हैं, आपने तो जंगें पढ़ी हैं, समझी हैं, पूरी दुनिया की तारीख आपके सामने है, क्या लग रहा है इन 5 दिनों पे आपकी असेसमेंट क्या है? इस वक्त ईरान कहां खड़ा है, अमेरिका और इसराइल कहां है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए उसामा भाई, बात यह है कि वो तो उन्होंने ग्रॉसली अंडर एस्टिमेट किया, अमेरिकन ने और इसराइलीज ने मिसकैलकुलेट किया, बहुत बड़ा ब्लंडर किया। पिछले साल भी उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो ईरानियन को शिकस्त नहीं दे सके और फिर इनको टेबल पे आना पड़ा। इस मर्तबा तो मामला बहुत ही आगे बढ़ गया, बहुत गंभीर हो गया मामला। ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ का जो है, ये तो एक फैक्टर है, और ये ओवरऑल हिकमत अमली ईरान की, वो तो निकले थे कि हम तेहरान को गाजा बनाएंगे, ईरान ने तेल अवीव को तकरीबन गाजा बना दिया, ठीक है। और हम कभी सोच नहीं सकते थे, हमारी इवन वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन, कि ईरानियंस इतनी हिम्मत दिखाएंगे कि वो जाके अमेरिकन बेसिस पे, ये जो मिडिल ईस्ट गल्फ कंट्रीज है, वहां पे जाके हमले करेंगे। अभी भी कर रहे हैं, चाहे वो ड्रोन अटैक्स हो, चाहे वो मिसाइल अटैक्स हो, और अमेरिकन एम्बेसीज हो गए, फॉरेन एम्बेसीज, उनके बेसिस उनको टारगेट कर रहे हैं। तो बड़ी इंफॉर्मेशन सप्रेस हो गई है। कतर का जो मेन अमेरिकन का रेडार है, उसको जाकर उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। सो आपने हुर्मुज़ की बात की, हुर्मुज़ में तो ऑलरेडी 10-12 ऑयल टैंकर वो उनको अटैक कर चुके हैं ईरानियंस, और ये बात सही है। खुदा खास्ता अगले 3-4 दिनों में जिस तरह की एस्केलेशन अमेरिकन ईरानियन डेस्परेशन में कर रहे हैं, अगर अमेरिकन और इसराइली, अगर ईरानियंस ने जरा अपनी एंटी और किया, एस्केलेट किया, तो आपको ये पता लगेगा कि जनाब उनकी जो स्पीड बोट्स हैं, फास्ट पेट्रोल बोट्स, जो कि आर्म भी है, और वो जाके उन्होंने उनको एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए, जो उनकी वॉरशिप्स जो है उन पे जाके हमले किए। सो 4 दिन, पिछले 5 दिनों में 4 F-15 जहाज अमेरिका के वो गिर चुके हैं। 2-3 में अपना कुवैत में, और एक तो ईरान में कल हुआ। अभी हुआ ये है कि जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी ये सरेंडर कर जाएंगे, इतना सख्त इन पे हमले करेंगे कि ये सरेंडर कर जाएंगे, लेकिन वो तो नहीं हुआ 5-6 दिनों में, बल्कि मामला उल्टा हो गया, उल्टी हो गई सब तदबीरें जिसको बोलते हैं। अब उन्होंने एक और मामला किया है कि वो कहते हैं ठीक है जी, तेहरान को कारपेट बॉम्बिंग करो और तेहरान को गाजा बना दो, और उसमें काफी हद तक वो कामयाबी हुई, क्योंकि अब तेहरान के भी कुछ ऐसे इमेजेस आ रहे हैं बॉम्बिंग के बाद, जो लगता है कि ये तेहरान के कुछ हिस्से उन्होंने गाजा में तब्दील कर दिए। तो वो मामला टिट फॉर टैट चल रहा है। और दूसरा जो उन्होंने किया है कि अंदर से कुछ मामलात में खाना जंगी कराई जाए, ईरानी फोर्सेस को उन्होंने कुर्द जो फाइटर्स हैं इराक से, उनको लॉन्च कर दिया ईरान के अंदर, वेस्टर्न ईरान में, कि वहां जाए, वहां पे लड़ाई हो, ऊपर से उनको एयर कवर दे रहे। सही, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि उनको शौक ही मिला कि भाई, फिर मैं जुमला, वो उनके लिए शौक एंड ऑ वाली बात है जो रिस्पॉन्स आया है ईरानियों का, नंबर 1। नंबर 2 कि जी ये कौन सरेंडर नहीं कर रही, उन्होंने उनकी टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया, शहीद कर दिया,
थिंकिंग कि इनको सिविल मिलिट्री लीडरशिप को और इनके सुप्रीम लीडर है और बाकी टॉप लोगों को जब हम एलिमिनेट करेंगे तो ये खुद ब खुद कोलैप्स कर जाएंगे। लेकिन वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बल्कि हाँ जी रिजॉल्व उनका ज्यादा बढ़ गया। सही, अच्छा जी ज्यादा इत्तेहाद हो गया। सही, ब्रिगेडियर मैं आता हूं आपकी तरफ ना जी, दोबारा बात करते हैं क्योंकि समीना को भी मैं शामिल गुफ्तगू करना चाह रहा हूं। समीना, एक बात तो क्लियर है जो ब्रिगेडियर साहब जिस तरह फरमा रहे हैं कि जिस तरह अमेरिकन का इनखला हुआ है, पाकिस्तान एम्बेसी को भी यहाँ पर खतरात हुए और बाकी तो गल्फ कंट्रीज में आप देखिए कि 2-2 लाख डॉलर दुबई में देने पड़े हैं लोगों को निकलने के लिए। तो ये सब तो अमेरिकन प्लान्स में नहीं था, वरना वो पहले ही इन चीजों का इनखला करवा लेते। हल्का इशारा पिछली दफा मिला था कि कतर में एक मिसाइल चला था और उसके बाद माफी मांगी ईरान ने कि जी हमारा टारगेट आप नहीं थे, हमने अमेरिकन बेस को निशाना बनाया था। लेकिन इस दफा तो उन्होंने खलीजी ममालिक में इस जंग को फैला दिया और ये जंग फैलती चली जा रही है, यानी वो स्टेक्स बढ़ा रहे हैं। तो इसमें अब ये जो नया काम किया है अमेरिका ने कि कुर्द को किसी तरह से एक्टिव करें और बॉर्डर पर हम किसी तरह से बमबारी करें, आपको लगता है कि इससे अब कुछ कंट्रोल दोबारा हो सकेगा? क्योंकि अभी तक तो एक शॉक नजर आ रहा है अमेरिका और इसराइल के लिए, उनके प्लान्स के मुताबिक जंग नहीं गई। थैंक यू उसामा जी। बिल्कुल, मैं ब्रिगेडियर साहब की बात को ही आगे बढ़ाते हुए इसके ऊपर बात करूंगी कि जाहिर है कि जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी अमेरिका की, मिसरेड किया उन्होंने। उनका ख्याल था कि शायद उनकी गवर्नमेंट वहां पे अनपॉपुलर हो चुकी है और इधर हम जाएंगे और सब हमें बड़ा वेलकम करेंगे वार्मली और जनाब रजीम चेंज हो जाएगा, हम अपनी मर्जी की एक गवर्नमेंट इंस्टॉल करेंगे और हमारे सारे वारे न्यारे हो जाएंगे। लेकिन वो सारी मिसकैलकुलेशन साबित हुई और फिर हमने देखा कि जिस तरह से ईरान ने रिटेलिएट किया। लेकिन अब उससे आगे जो हो रहा है वो मुझे लगता है कि जैसे आप फ्रस्ट्रेट कर जाते हैं जब आपकी रीडिंग जो है वो गलत साबित हो जाती है, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये इस तरह से जंग फैलेगी। तो फिर उसके बाद अब जैसे ये कारपेट बॉम्बिंग हो रही है और जिस तरह से वॉर क्राइम अब कमिट किए जा रहे हैं, तो ये बेसिकली फ्रस्ट्रेशन ही शो करता है कि अब जब आपको पता नहीं है कि अब आपके पास रास्ता और क्या है, तो आप कहते हैं कि बस ठीक है। अब जाहिर है आपके लिए शर्मिंदगी की बात है ना कि आप अपना कोई गोल अचीव ना करें और उल्टा आपके लिए एक जंग लंबी हो जाए। आपके अंदर से लोग, आपके मुल्क के अंदर से लोग तनकीद करने लगे कि आपने किस जंग में फंसा दिया हमें, ये तो हमारी जंग भी नहीं थी, आप इजराइल फर्स्ट करना शुरू हो गए। आपने कहा था अमेरिका फर्स्ट, लेकिन यहाँ तो आप इजराइल को आगे रख के और उसके पीछे हमारे बंदे बनवाना शुरू हो गए, हमारी इकोनॉमी खराब कर रहे हैं। तो जब वो तनकीद शुरू हो गई तो अब उसको उन्होंने लपेटना है और उसके लिए उन्होंने ये अब वॉर क्राइम स्टार्ट कर दिए हैं। जहां तक ये ईरान की स्ट्रैटेजी है कि उन्होंने जो गल्फ के रीजन में कंट्रीज को टारगेट किया है, कंट्रीज को बेसिकली नहीं किया, मसलन अमेरिकन जो बेसिस को टारगेट किया है, तो उन्होंने भी ये बाय प्लान किया है क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर वो जस्ट इजराइल को टारगेट करते रहेंगे तो कुछ उनके मिसाइल जो है वहां जाके जाहिर है तबाही करेंगे, लेकिन कुछ वो इंटरसेप्ट हो जाते हैं, अमेरिका तक उनकी शायद रीच भी नहीं है, तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। जब तक कि स्टेक्स नहीं बढ़ेंगे, पूरी आप बाकी जो कंट्रीज जो उनके ख्याल से सहूलतकार बनी हुई है, तो वो समझते हैं कि फिर ही एक पूरा ऐसा वर्ल्ड क्राइसिस बनेगा कि लोग अल्टीमेटली इस वॉर को रोकने की तरफ जाएंगे। और अब ये होने लगा है, जैसे कि हमने देखा कि अब चाइना ने इसमें इंटरवीन किया है, उन्होंने भी कहा है कि हम अपना जो गल्फ में नुमाइंदा भेज रहे हैं जो सारी बातचीत शुरू करे। बाकी भी जो आपकी गल्फ की कंट्रीज हैं उनके अंदर भी अब ये परेशानी फैल रही है कि जो आपकी एक यानी इकोनॉमी थी वो खराब हो रही है, जो आपका एक पीसफुल इमेज बिल्डिंग थी वो सारी आपकी खराब हो रही है। तो अब उनको भी पता है कि जो कारोबारी जिंदगी है वो मामूल के मुताबिक नहीं चल रहे, आपकी फ्लाइट्स बंद हैं, आपके कारोबार बंद हो रहे हैं, आपकी नॉर्मल लाइफ नहीं है। तो अब जाहिर है कि सबको अपनी अपनी फिक्र पड़ी है, तो सब ये सोचेंगे मिल बैठ के कि भाई इसको किस तरह से वाइंड अप करना है। अब ये मामला फैल तो गया और इसमें नुकसान सर्टेनली बहुत हो रहा है ईरान का, क्योंकि जाहिर है ईरान का, और अगर आप कंपेयर करें उसको अमेरिकन जो उनके पास सारे सलाहियतें हैं जंगी और जो इजराइल की सलाहियतें हैं, तो जाहिर है ईरान उनके साथ कम्पीट तो सच नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरह से उन्होंने रिटेलिएट किया इसके बावजूद भी उसने यकीनन सबको सोचने पे मजबूर कर दिया है कि अब इस मामले को समेटना कैसे। ये जो बात समीना ने कही है, उमर दराज गुंदल हमारे साथ हैं, एक तो अमेज़न के सेंटर्स को भी हिट किया है, तो इसका मतलब है कि पता है कौन कहां है। अगर ये एक एम्बेसीज को हिट किया जा रहा है, प्रेसिजन भी नजर आ रही है, और डिफेंस सिस्टम जो अमेरिकन डिफेंस सिस्टम है पैट्रियट का खलीजी मालिक में, उसको बाईपास करना, इसके साथ साथ अमेरिकन बेसिस को निशाना बनाना। कतर में जो सबसे बड़ी बेस थी दुनिया में, अमेरिका की सबसे बड़ी बेस जो बाहर अमेरिका से, वो कतर में, उसमें जो सबसे दुनिया का महंगा तरीन रेडार सिस्टम था, 5000 किलोमीटर तक देखने की इसमें सलाहियत थी सब, क्योंकि किस तरह आ रहा है, उसको तबाह किया।
फिर ये जो प्रेशर है, क्या आपको दो ही तरह का प्रेशर नजर आ सकता है? या तो दुनिया से प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो हम देख रहे हैं पेट्रोल की अब मसला बन गया, गैस का मसला बन गया। पाकिस्तान जैसे मालिक का तो प्रेशर नहीं लेना अमेरिका ने, लेकिन खलीजी ममालिक का लेगा, या अपना प्रेशर। उस पर मैं अगर अर्ज करूं तो इस वक्त अमेरिकन से अगर पूछा जा रहा है तो 59%, 59% वो कह रहे हैं कि नहीं, जंग में हमारी नहीं है। 41% कहते हैं जंग के हक में है, जबकि रिपब्लिकन जिस पार्टी से ट्रंप का ताल्लुक है उसमें 44% जंग के हक में, 44% के खिलाफ है। तो उमर, आपको क्या लग रहा है, कहां तक ये प्रेशर जाएगा और कौन सा प्रेशर है कि जिसकी वजह से जंग रुक पाएगी या अभी ये जारी रहेगी? जी बहुत शुक्रिया। एक तो देखिए, जंग जो है वो शुरू करने के हवाले से अवाम से ना, जिस तरह पाकिस्तान में होता है ना बहुत सारे फैसलों में या शिकवा था जी हमें पूछा नहीं गया, वही चीज अमेरिका में भी नजर आई। और आपने कल देखा कि जो ब्रीफिंग वहां पे हुई और अमेरिकी मीडिया जो खुद बता रहा है कि वहां पे बड़े तल्ख किस्म के और सख्त किस्म के सवालात हुए, और उन सवालों के बीच में उनसे पूछा गया कि आप ये बताइए कि जंग किसकी है। तो इवन अमेरिका के जो अपने मुख्तलिफ लॉ मेकर्स हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जनाब देखें, ये इसराइल की जंग है और ये अमेरिका की जंग नहीं है। फिर जो सर्वेज आपने बताए बिल्कुल ऐसा ही है। इससे पहले जो सर्वे थे 43% पे थे, अब 60% पे चले गए कि 10 में से हर 6 जो अमेरिकी हैं वो ये कहते हैं कि इस जंग की जरूरत नहीं थी। और जाहिर है कि उसमें लोग सवाल भी उठाते हैं कि अमेरिका के ऊपर तो कोई बराह रास्त ईरान ने कोई हमला किया ही नहीं है, तो कैसे आप उसको इमिनेंट थ्रेट के तौर के ऊपर देख रहे थे। और फिर ये ईरान के पास ऑप्शन क्या थी? ईरान यही कर रहा है कि जहां से वो अमेरिका को तो हिट कर नहीं सकता, तो जहां पे उसके आसपास या तो अड्डे उसके खिलाफ इस्तेमाल ना हो रहे हों, तो उन अड्डों को वो हिट कर रहा है। तो उसके साथ उसको अब उसका जो नुकसान होना था वो तो जिस तरह अमेरिका कहता है हमने 1 मिनट में उनके 40,000 लोगों को शहीद कर दिया, उनका नुकसान जो होना था वो नुकसान तो हो गया। अब वो कहते हैं कि ठीक है, ये हीट सबको महसूस होनी चाहिए और वो हीट सबको महसूस हो रही है। अब उसको जरा कैलकुलेट कीजिए कि दुबई का अगर एयरपोर्ट एक दिन बंद होता है तो उनका कितना डैमेज होता है। फिर जो अमेरिका का इक्विपमेंट है जिसको अमेरिकी खुद मान रहे हैं कि वो लॉस उनका हो रहा है, जिस तरह रडार का आपने हवाला दिया, और वो एक्सपोज हुए कि खासकर गल्फ कंट्रीज के अंदर उनके अड्डे महफूज नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उनके पास पूरी इंटेलिजेंस है ईरान के पास, वो जहां चाहें उनको पता है कि कहां पे सीआईए का स्टेशन है, कहां पे इनके लोग स्टे कर रहे हैं। इवन होटल्स के अंदर कहा गया कि मनामा जो बहरीन के अंदर होटल था, वहां पे इनके डिप्लोमेटिक जो लोग थे उनको उन्होंने टारगेट किया जो सीआईए से लिंक थे। तो ये सारे के सारा कहने का मतलब ये है कि उन्होंने उनके पास पूरी कैलकुलेशन थी और उन्हें ये अंदाजा था कि उनके साथ होना है, अगर होगा तो कहां पे हिट करना है, उसका इंपैक्ट क्या आएगा। जिस तरह स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है, अगर आप देखें तो वहां पे इस वक्त 90% क्लोजर है, मुकम्मल कंट्रोल है उनके पास। वजह यह है कि अमेरिका 1000 बार भी कहे कि हम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद नहीं होने देंगे या बंद नहीं होगा, कौन सी कंपनी है जो वहां से गुजरना चाहेगी, अपने जहाज को गुजारना चाहेगी? कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है। और खासकर जो कल श्रीलंका के अंदर काम हुआ, वो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर यही कह रहे थे कि जो आपने प्रेसिडेंट सेट किया है ये प्रेसिडेंट ठीक नहीं है, कि आप इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर बगैर किसी वार्निंग के, बगैर किसी वजह के, और उस हवाले से अगर देखें तो अब इवन इंडियन खुद बता रहे हैं कि वो वहां पे एक्सरसाइज से वापस आ रही थी और वो डिफेंस लेस एक उनका जहाज था, कोई इस किस्म का किसी एक्टिविटी का भी पार्ट नहीं था। आप उसको निशाना बनाया तो आपने खुद वो सारा कुछ किया। गल्फ कंट्रीज के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गल्फ कंट्रीज ऑलरेडी बहुत उनको अमेरिका और इसराइल डरा के रखते थे कि ईरान आ जाएगा, तो अब उन्होंने चूंकि हिट भी कर लिया, वो कॉन्टिन्यूसली कर भी रहे हैं, ये डिफेंस सिस्टम भी उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो मुझे लगता है कि आने वाले सालों के अंदर ज्यादा प्रेशर तो इन गल्फ कंट्रीज के ऊपर होगा। ये कुछ कर भी नहीं सकते कोई ज्यादा अमेरिका को या इसराइल को। वो 1 मिनट लगाएंगे, वो कहेंगे जी देखें ये आपकी जो बादशाहत है ये तो जमहूरी उसूलों के खिलाफ है, तो आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? फिर वो कहेंगे अच्छा देखो अब आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उस तरह से काम नहीं कर रहा, देखो ईरान कितना बड़ा थ्रेट है, तो आपको मजीद असला खरीदना पड़ेगा, आपको मजीद जहाज खरीदने पड़ेंगे। तो मुझे तो यूं लग रहा है इस पूरी जंग के अंदर जो ईरान है वो तो चले उनको तो अंदाजा था ही था उनके साथ क्या होना है या हो रहा है। अमेरिका और इसराइल जिस पोजीशन के ऊपर अपनी जगह पे हैं, जो सबसे बड़े लूजर हैं या जो सबसे बड़ी परेशानी बनेगी वो इन गल्फ कंट्रीज को बनेगी, और अब इनको शायद अपनी जेबें जरा ढीली करनी पड़े और ये जरा वल्नरेबल इस जंग के अंदर। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि इनके पास अमेरिकी असलहा भी कम हो रहा है और पीछे शायद सप्लाई इतनी ज्यादा ना आ सके, क्योंकि जो पैट्रियट डिफेंस सिस्टम है उसको बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है। और ईरान की तरफ से कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब के अभी वो ड्रोन्स को इसीलिए भेज रहे हैं कि ये इनके सारे एग्जॉस्ट हो जाएं, क्योंकि ड्रोन बड़ा सस्ता है उसके मुकाबले में। फर्ज कीजिए $20,000 का लगभग बताया जाता है, और तो 40 लाख डॉलर उसको तबाह करने पर खर्चा आ रहा है। अब एक बात एक तो ये की जा रही है, मैं डॉक्टर आलिम नजम जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, अमेरिका में होते हैं, वहां यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो 3 जहाज कुवैत में गिरे हैं जिनका हवाला ब्रिगेडियर साहब ने दिया, उनका ये जैम कैसे हो गए, ईरान के पास टेक्नोलॉजी कैसे आ गई और उनकी इतनी डेप्थ कहां से आ गई है उनके ड्रोन्स में और खासतौर पे मिसाइल प्रोग्राम में। तो वो रूस और चीन की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको पीछे से कुछ मदद हासिल हो रही है, क्योंकि अगर ईरान गिरता है तो उसके बाद तो अमेरिका इसराइल यहां अगर बैठ जाएंगे तो चाइना ज्यादा दूर नहीं रह जाएगा। और ट्रंप का वो बयान कि हमें बगराम एयरबेस चाहिए क्योंकि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नजर रखेंगे चाइना की।
अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। जब पिछले साल हमने इंडियन को शिकस्त दी थी, तो आपको मालूम है कि हमारी एयरफोर्स की सुपीरियर टेक्नोलॉजी, अपना जैमिंग टेक्निक्स होगी, स्पेस काउंटर मेजर्स, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स में हमने इंडियंस को उड़ा के रख दिया। अब वो टेक्नोलॉजी कहाँ से आई थी? सारी बात है हमारी अपनी एक्सपर्टीज भी थी, कोई शक नहीं है, लेकिन हमें हमारा चाइनीज के साथ एक बड़ा क्लोज कोऑपरेशन रहा है इन तमाम टेक्नोलॉजी में ओवर द ईयर्स। तो पाकिस्तान ने तो एक्वायर कर दी, भारत सब कुछ हो गया, और फिर हमने उनको इम्प्लीमेंट किया, और इंडियन को समझ ही नहीं कि उनके साथ रफेल के साथ हुआ क्या। मैं ये समझता हूँ कि पिछली जंग के बाद जो ईरान और इसराइल की जंग थी, इंक्लूडिंग अमेरिकन, उसके बाद अगर आपने नोट किया, खबरें थी कि बड़े पैमाने पे चाइनीज एयरक्राफ्ट आते थे, मिलिट्री एयरक्राफ्ट ईरान में, और फिर ये भी खबरें थी इवन रिसेंटली कि ये जो ईरानियन ने टेक्नोलॉजी में महारत दिखाई है एंड हैव सरप्राइज्ड द अमेरिकन्स, ये आप जो इन जहाजों का बता रहे हैं, प्लस और जगह पे जहां पे ईरान ने उनको हिट किया है, तो वो अब इस बात को बड़ा सीरियसली देखने का भाई लगता यह है कि इनको चाइनीज की तरफ से मदद हुई है। मैं समझता हूँ रशियन तो ऑलरेडी क्योंकि यूक्रेन में नॉट है, तो ये गालिबन चाइनीज, आपको पता है ईरान के साथ उनका एक है सिक्योरिटी कोऑपरेशन, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। तो लिहाजा इट इज क्वाइट पॉसिबल कि चाइनीज टेक्नोलॉजी जो है वो ईरान को मुंतकिल हुई है, और ईरान ने वो एक्सपर्टीज हासिल करके, अफसोस देखे उन्होंने मिसाइल, आप देख, मैं तो हैरान हूं कि उन्होंने कितनी इंडिजियसली, कितनी जल्दी मिसाइल टेक्नोलॉजी में कितने सीरीज ऑफ डिफरेंट रेंजेस ऑफ मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल तक वो पहुंच गए। तो इसका मतलब ये है कि ईरानियन के पास एक्सपर्टीज है कि वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं अच्छी फॉरेन टेक्नोलॉजी, और गालिबन ये गैरी मदद आई है, क्योंकि मुसलमान ममालिक ने तो कोई मदद नहीं की, अरब ममालिक ने तो कोई मदद नहीं की, तो फिर ये चाइनीज ही आए हैं जिन्होंने बिहाइंड द सीन इनको इनकी मदद की है। वो अलग बात है कि अभी थोड़ी देर पहले खबर ये भी आई है कि रशियन ने भी कहा है, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने, कि ये वक्त आ गया है कि मामला को जो है वो उसको सेटल किया जाए और जंग को जो है वो रोका जाए। लेकिन इंपॉर्टेंट एक और बात जो मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि देखें, अभी अगर जो जिस तरह इंडियंस की ने जो बिट्रेल किया है ईरान के साथ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उनकी जो वॉरशिप गई थी वहां पे किसी जॉइंट एग्जीबिशन के जॉइंट कोई सेरेमोनियल मौका था, उसके लिए वापसी पे श्रीलंका के नजदीक वो अमेरिकन ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और मुझे अब डर इस बात का है कि अगर मैं शायद पहले जिक्र किया या नहीं, कि अगर ईरानियन रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि वो उनका बिल्कुल इसका मूड सुपर जारहाना मूड है, दे डोंट केयर। वो अलग बात है कि कुछ ऐसे एक्शन हुए हैं गल्फ कंट्रीज में जो कि ईरानियन ने कहा जी हमने नहीं किए, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन थे, इसराइल ने किए, अमेरिकन ने किए, यानी कि सऊदीया में की 2 मिसाइल मार दिए और ब्लेम डाल दी कि ईरान ने किया, इसलिए कि ये जो गल्फ ममालिक है ये भी ईरान को पड़ जाए, आपस में ये भी लड़ पड़े। तो वो भी ईरान ने, तुर्किया में भी हुआ, तो ईरान ने क्लैरिफाई किया कि नहीं जनाब, सारे हमने नहीं किए हैं, दे ओनली टारगेटेड स्पेसिफिकली वो जो यूएस बेसिस थे, बाकी जो ऑयल इंस्टॉलेशन है उसमें बड़ा डाउट है कि ये मोसाद ने कराए, CIA ने कराए, ताकि ब्लेम ईरान पे डाला जाए, ईरान के साथ को लड़ा दिया जाए ममालिक के साथ। तो इस वक्त सूरत हाल देखिए ये है, रजीम चेंज तो हो नहीं सका, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल है कि जितना मर्जी आप, इन्होंने गजा को बिल्कुल मलिया-मेट कर दिया, लेकिन क्या हमास ने सरेंडर किया? नो, हमास अभी भी कोई सरेंडर नहीं किया, ठीक है, वो तो अभी ठीक है, गजा को तबाह कर दिया, अभी वो तुले में तेहरान को मलिया-मेट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं नहीं समझता हूँ कि और भी अगर नुकसान हो गया तेहरान का या ईरान के और शहरों का या ईरान के जो बाकी इंस्टॉलेशन है उनको, तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ईरान कोलैप्स करेगा, क्योंकि वो तो कहते हैं रेडी टू फाइट टिल द लास्ट पर्सन। वो तो कहते हैं जनाब हमारा डेथ जो है, हम वी प्रेफर शहादत ओवर डेथ। लेकिन जिस कौम का जज्बा ऐसा हो उसको आप कैसे करेंगे? अब मेरा ख्याल ये है कि 2 दिन पहले अगर आपने देखा हो ट्रम्प की जो बॉडी लैंग्वेज और फेशियल लैंग्वेज, वो लग रहा था डिप्रेस्ड, डिमोरलाइज्ड, और इस तरह बड़े स्टेट ऑफ शॉक में, ठीक कह रहे हैं, मिसकैलकुलेट कर रहे हैं, वो अंडर एस्टिमेट करे, ईरानियन रिस्पांस को उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया, अब वो समझ रहे। अब वो बयान उन्होंने देने हैं कि जी जंग लंबी भी चली तो हम तैयार हैं, इस पर हम मजीद बात करेंगे।
और क्या यह क्लियर है कि कुछ भी हो जाए अमेरिका अपने फौजी ईरान में किसी तरह नहीं उतारने वाला, और इसी वजह से शायद वो शाम और इराक में जो बॉर्डर एरिया है वहां से लोगों को लाकर कह रहे हैं कुर्द लोग आए और वो ईरान पर अटैक करें, उनकी मदद करेंगे। क्या यह मंसूबा काम कर सकता है? इससे यह भी साबित होता है कि पहला मंसूबा कामयाब नहीं हो सका। इस पर बात करेंगे, इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाएगा। अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग छठे दिन में दाखिल हो चुकी है। जंग रुकने का नाम नहीं ले रही, अगरचे भी खबर आ रही है कि चीन के वजीर खारजा एक्टिव हो गए हैं, कतर और दीगर ममालिक के दौरे करेंगे, उनसे बात करेंगे, टेलीफोन पर गुफ्तगू हो रही है। लगता है जंग रुकवाने के लिए चीन अब आगे आ रहा है। पहली दफा हम देख रहे हैं इस तरह से चीन को बाकायदा एक्टिव होते हुए, वरना चीन ज्यादातर पीछे रहता है और खासतौर पर जंगों की तरफ नहीं आता। लेकिन समीना, अभी जो अमेरिका का एक अगला प्लान नजर आ रहा है, एक तो ये कि जी हम बॉम्बिंग ज्यादा बढ़ा देंगे, लेकिन बॉम्ब गिराने से रिजीम चेंज तो होने से रहा, या ये कि सलाहियत चीन ने मिसाइल चलाने की वो भी मुश्किल नजर आ रहा है। लोग मिसाल देते हैं वियतनाम वॉर की के 8 साल वहां पर एयर सुपीरियरिटी थी। अभी चूंकि अमेरिका की तरफ से बयान है कि एयर सुपीरियरिटी हम चंद दिन में कायम कर लेंगे, अगर एयर सुपीरियरिटी हो भी गई तो फिर भी रजीम चेंज नहीं हो सकेगा। तो अब कुर्द मिलिशिया को तैयार किया जा रहा है कि शाम से, इराक से, दीगर इलाकों से इनको लाकर बॉर्डर पर हम बमबारी करें, वहां से बॉर्डर सिक्योरिटी को हटाकर पुलिस स्टेशन खत्म करके ताकि वहां से एंटर हो सके। अब इसका मतलब पहला मंसूबा नाकाम हुआ है तो ये दूसरे मंसूबे पर आना पड़ा है। आपको ये दूसरे मंसूबे के बारे में क्या लगता है? क्योंकि 9 करोड़ की आबादी है ईरान की, तो गजा की तरह ये निहत्ते भी नहीं है कि 20-22 लाख की आबादी और निहत्ते हैं बिल्कुल। यहां तो उनके पास तो काफी ज्यादा वेपन्स भी हैं। जी बिल्कुल, और फिर आपने ये भी देखा कि शुरू में तो ये लोग रिलक्टेंट थे कि हम अपने जो फौजी हैं वो जमीनी कार्रवाई के लिए नहीं भेजेंगे, लेकिन अब ये लोग सोच रहे हैं कि अगर ये हमने काम नहीं किया तो फिर यहाँ पर रजीम चेंज कैसे होगा। और जो इनका ख्याल था कि चूंकि वहां पे कुछ प्रोटेस्ट चल रहे थे अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उन्होंने सोचा कि शायद वहां पे इतने अनपॉपुलर हैं ये सारे हुकूमत में बैठे हुक्मरान के हम अटैक करेंगे तो लोग वेलकम कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब ये आपने सही मेंशन किया कि इसके ऊपर भी बात हो रही है, ये भी एक ऑप्शन है। लेकिन इन तमाम चीजों के साथ साथ जो लोग, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि जिनके स्टेक्स हैं वो सारे इस वक्त एक्टिव हो चुके हैं और सबको लगता है कि इसमें हमने कोई किरदार अदा करना। आज रशियन जो इनके एक अहदेदार हैं उनकी तरफ से भी ये स्टेटमेंट आया है कि हम ये इस तरह से बिल्कुल इस मामले को छोड़ नहीं सकते, लाताल्लुक नहीं रह सकते, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अल्टीमेटली इसके इफेक्ट्स जो हैं वो उन तक भी आएंगे। इसी वजह से ये 2-3 अब महाज पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं हमें। ये आज अजरबैजान में भी एक अटैक हुआ है, बाद में ईरान ने उससे लाताल्लुकी का ऐलान किया कि हमने वो नहीं किया। तो ये इस तरह के हमें लग रहे हैं फॉल्स फ्लैग भी बीच में कि जहां पर ये कोशिश कर रहे हैं कि और लोग भी मिलकर इनके साथ इंगेज हो जाएं। आज मैं बरतानवी वजीर आजम की भी गुफ्तगू सुन रही थी, वो भी कह रहे थे कि अल्टीमेटली हमें डायलॉग की तरफ जाना चाहिए और इस चीज को बातचीत से हल करना चाहिए मसला। मेरे ख्याल से जो इसमें सबसे इफेक्टिव चीज हो सकती है उसामा, वो ये है कि जिन्होंने अभी चंद दिन पहले बैठकर बड़े हंसी खुशी बोर्ड ऑफ पीस साइन किया था, उनको सवाल ये करना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप साहब से भी, नेतन्याहू से भी, कि भाई ये पीस के नाम पर आपने हमसे सिग्नेचर लिए हैं और उसके बाद पहला काम आपने ये किया है कि एक नई जंग छेड़ दी है। तो ये किस किस्म का बोर्ड ऑफ पीस था? तो मेरा ख्याल है सबसे पहले जो कोई प्रेशर डाल सकता है इस हवाले से, ये बोर्ड ऑफ पीस के जो मेंबरान हैं उनका काम है कि उनसे इस बात के ऊपर पूछगछ भी की जाए, इजलास बुलाए, उनसे पूछें कि भाई ये आपने किस तरह से नई एक वॉर जो है वो स्टार्ट की है। और उसके बाद उनको ये भी अंडर प्रेशर किया जा सकता है कि भाई अगर आपने इसी तरह जंगें ही लड़नी है तो फिर बोर्ड ऑफ पीस बनाने का तो कोई मकसद नहीं है, हम फिर इससे निकल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान जहां पर इस पे बहुत ही क्लियर स्टांस ले सकता है, इसलिए भी कि जाहिर है हमारी तो अवाम का जितना भी एक आप देख लें ना नैरेटिव, वो तो ईरान के साथ हम खड़े हैं। तो ऐसे में मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का किरदार भी अहम है। पाकिस्तान गल्फ के जो कंट्रीज हैं उनके साथ बातचीत में अहम किरदार अदा कर सकता है। उसके साथ साथ जो आपकी चाइना के साथ मामलात हैं उसमें पाकिस्तान के जाहिर है कि ज्यादा बातचीत और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं आप, तो उनके लिए आप अपनी बात कन्वे करना ज्यादा आसान है। और अब तो आपकी अमेरिका से भी बड़ी जफियां शफियां चल रही हैं, आप कहते हैं जी बड़ी दोस्ती हो गई, वो बड़े आपके फैन हो गए डोनाल्ड ट्रंप साहब। तो अब आ गया ना वो मौका कि जहां पर आप अपनी कोई बात मनवा के तो दिखाएं, ताकि हमें पता लगे कि हम सिर्फ खाली खुली तारीफें करने के लिए वहां गए हुए हैं या वाकई हम अपनी कोई बात मनवाने की भी एहलियत रखते हैं वहां पर। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज हाई टाइम के अब जो बाकी कंट्रीज हैं वो इस चीज को देखेंगी कि इसको हमें स्टॉप करने के लिए कौन से ऑप्शंस की तरफ जाए। इतना तो हमने इन्फ्लुएंस का बस इस्तेमाल किया। उमर दराज के इसहाक डार साहब ने कहा कि हमने ईरान से बात की, हमारा दिफाई मुआहदा है सऊदी अरब के साथ, तो आप उधर अटैक ना करें। तो उन्होंने कहा जी सऊदी अरब की जमीन इस्तेमाल नहीं होगी तो हम भी नहीं जाएंगे। अब मैं आपके सामने चंद मिसालें रख रहा हूं। इस वक्त हालिया जो इकोनॉमिस्ट है या दीगर इदारे लिख रहे हैं, इकोनॉमिस्ट लिखता है कि जी हम ट्रैक कर रहे हैं डाटा के थ्रू ये जंग फैल रही है। फाइनेंशियल टाइम्स लिख रहा है यूएस सेनेटर कहते हैं कि कोई प्लान बी नहीं है, सेकंड कोई प्लान नहीं है, ट्रंप सिर्फ ऐसी बातें कर रहे हैं।
वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि उनको डर है कि और ज्यादा कैजुअलिटीज अमेरिकन की हो सकती हैं और अमेरिकन मारे जा सकते हैं, तो अब हम बूट्स ऑन द ग्राउंड यानी अपने फौजी वहां पर भेजें ना भेजें, इसलिए पहले मलेशिया को तैयार किया जा रहा है। उमर दराज, आपको क्या लगता है, ये सिर्फ ऐसी बात है या वाकई इतना बड़ा रिस्क लेगा अमेरिका कि जी अगर कुछ और नहीं हो पा रहा, कुर्द भी नहीं आगे आ रहे, उनको कहा भी है कुर्द मिलिशिया को कि आप आगे आकर चलें, हम आपको एयर सपोर्ट फराहम करेंगे, वो भी नहीं हो पाता, तो फिर अमेरिका क्या अपने फौजी उतारेगा? और उससे पहले भी क्या आबना हुर्मुज में रिस्क लेगा? टेलीग्राफ लिख रहा है कि यह बहुत बड़ा ट्रैप होगा ट्रंप के लिए कि वहां पर अपने अगर बहरी बेड़े को या बहरी जहाजों को भेज देते हैं, क्योंकि पहला बहरी बेड़ा भी पीछे हटाना पड़ गया। हुर्मुज की बात है, उसके ऊपर अगर वो जितना चाहे ईरान उसको सस्टेन कर सकता है, क्योंकि वो कोई ऐसी जगह नहीं, उन्हें कोई वहां कोई नेवी डिप्लॉय नहीं करनी। ये वैसे ही है जैसे आपको याद हो कभी कभार पाकिस्तान के अंदर वो पहिया जाम हड़ताल होती थी, तो आपने अगर रास्ता बंद करना था, आप गाड़ी जलाते थे तो और पूरा रास्ता बंद हो जाता था। ये बिल्कुल वैसी ही उसकी प्रैक्टिकलिटी है। लेकिन जहां तक बात है कि क्या अमेरिकन बूट्स आएंगे ईरान की जमीन के ऊपर, वो बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि आपको ग्राउंड के ऊपर उस तरह से सपोर्ट हासिल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ईरान की एक प्रॉपर आर्मी मौजूद है। जब आर्मी मौजूद हो तो इस किस्म के चांसेस बहुत कम होते हैं कि ये काम किया जाए। फिर जो अगली ऑप्शन आ रही है, जो खासकर कुर्दिस्तान वाला मैटर है, उसको देखते हुए और फिर खासकर ये जो आज़री तहरीक है उसको देखते हुए वो चीजें हो सकती हैं। लेकिन उस चीज का सबूत होना, और कल जिस तरह व्हाइट हाउस ने बताया कि कुछ लीडर्स के साथ अमेरिका के सदर ने बात की है, वो इस बात का सबूत है इस चीज का कि उनका जो प्लान ए था कि रिजीम चेंज करने वाला, वो नाकाम हो गया है। और आपका जो ख्याल था कि आपके वहां अटैक करेंगे और आप उनकी जो लीडरशिप है उसको एलिमिनेट करेंगे, उसके बाद जो ईरानी है वो बिल्कुल बाहर निकल आएंगे, जश्न मनाना शुरू कर देंगे, अमेरिका जिंदाबाद के नारे लगा देंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब ये सारी की सारी वो चीजें हैं जिसका मतलब ये है कि अनरेस्ट पैदा किया जाए, क्योस पैदा किया जाए और मुसलसल ईरान को दबाव के अंदर लाया जाए। ईरान को इन चीजों का आइडिया है, उनके यहाँ या किसी भी मुल्क के अंदर इस किस्म के मामला चलते रहते हैं और वो उसको प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपने देखा हो, फिलहाल तक ईरान को अपने घर से कोई किसी किस्म की रेजिस्टेंस का सामना नहीं है। इवन जब वहां पे बमबारी हो रही है, लोग चौकों में, चौराहों में, सड़कों पे निकल के अपनी गवर्नमेंट के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ईरान की गवर्नमेंट जो बड़ी आइडियल गवर्नमेंट है और लोग बड़ा कोई खुश उस गवर्नमेंट से, नहीं, वो एक अलग चीज है। असल बात ये है कि फिलहाल उनका मसला एक एक्सटर्नल है, उनके मुल्क के ऊपर एक वो जारहियत हुई है जिसकी कोई वजह समझ नहीं आती। जब उस चीज को ये चीज आई तो उसके बाद लोग मुत्तहिद हो गए। यानी ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है तो हमारी गवर्नमेंट से किसी का 1000 इख्तलाफ हो सकता है, कोई गवर्नमेंट हो सकती है, कोई अपोजिशन हो सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई इंडिया को सपोर्ट करेगा, इंडिया के खिलाफ पूरी कौम यकसू होगी। उसी तरह से ईरान के लोग भी इसको एक अपने लिए, क्योंकि उनकी ये एग्जिस्टेंस पूरी की पूरी आपने स्टेक के ऊपर लगा दी है। और ईरान कोई ये तो नहीं है कोई 100 साल पुराना मुल्क है या कल वो आए हैं, उनकी एक पूरी सिविलाइजेशन है, एक पूरा उनका बैकग्राउंड माजी है। उसको देखते हुए और जो इनका ख्याल था कि जिस तरह से जाएंगे और वेनेजुएला वाला ऑपरेशन किया तो हर चीज होगी और अपनी विक्ट्री जो है वो क्लेम कर देंगे, वो नहीं है। ईरान मल्टी डायमेंशनल वॉर इस वक्त लड़ रहा है। देखें, वो अकेला है, सब कोई उनके साथ सिवाय बयानात के कोई उनके साथ खड़ा नहीं है, लेकिन वो जो गल्फ कंट्रीज के अंदर मौजूद अमेरिका के अड्डे हैं उनको टारगेट कर रहा है, वो इसराइल को टारगेट कर रहा है, वो अपने मुल्क के अंदर रेस्क्यू रिलीफ को लेके चल रहा है, फिर उसको मेंटेन करना। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी, आपने जो पिछले साल जून में देखा उससे कहीं दर्जे बेहतर उन्होंने रिटेलिएट किया है, उससे कहीं दर्जे बेहतर वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं। जाहिर एक बहुत मुश्किल वक्त है, ऐसा नहीं है कि, और फिर वो ईरान जो कई सालों से इन पाबंदियों के अंदर था और उसके लिए कोई वो लेवल प्लेइंग फील्ड का जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, उनके लिए तो प्लेइंग फील्ड ही नहीं थी। और पूरी की पूरी इंटरनेशनल जो इस वक्त ऑर्डर है वो उनके खिलाफ खड़ा है। तो ऐसे में ईरान का रेजिस्ट करना, और सच्ची बात है कि बतौर पाकिस्तानी मैं इस पे लिखता भी हूँ, बोलता भी हूँ कि ईरान का रेजिस्ट करना जरूरी है। ईरान का सुरखरू होना, ईरान का इस पूरे बहरान में से कामयाबी के साथ निकलना, ये हमारे मफाद में है। हम अपने बॉर्डर के ऊपर क्यास बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस तरह से अफगानिस्तान वाली मिसाल हमारे सामने है, हमें एक स्टेबल ईरान ही सूट करता है, वहां पे एक प्रॉपर गवर्नमेंट हो, एक प्रॉपर ऑर्डर हो, वही पाकिस्तान के मफाद में है। बिल्कुल सही है। ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि बूट्स ऑन द ग्राउंड के अमेरिका अपने फौजी उतारे मैदान में? अब ये कुर्द मिलिशिया भी अगर कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि ये गजा तो है नहीं कि एक छोटी सी पट्टी हो, ये तो एक इतना बड़ा मुल्क है, उसमें इतने सूबे हैं, इतनी ज्यादा आबादी है, फैला हुआ है, उसमें कारपेट बॉम्बिंग तेहरान तक तो सब चले आप कर लेंगे, लोग तो इलाका छोड़ के ज्यादातर जा चुके हैं, तो बाकी आप कहां करेंगे? तो क्या ऐसा वक्त आ सकता है कि अमेरिका फौजी अपने वहां पर उतारेगा? ऐसा सोचा जा सकता है, और फिर क्या होगा अगर ऐसा हुआ?
4 से 6 फौजी जो हैं वो मारे गए गल्फ में ये मुख्तलिफ ईरानियन हमलों में। जी जी। ये तो वो है जो कि उन्होंने पब्लिकली एक्सेप्ट किया, उनकी डेड बॉडीज जो है कॉफिन बॉक्सेस वो अमेरिका आए हैं और वहां पे कितना एक पब्लिक रिएक्शन आया। याद रखिए अमेरिकन का एक प्रॉब्लम है तो वो दे आर वेरी दे गेट अपसेट विद बॉडी बैग्स। वो ये उनके बड़ा वीक एरिया साइकोलॉजिकल एरिया है। अफगानिस्तान का भी यही मसला था कि वो 20 साल जो रहे अफगानिस्तान में वो तकरीबन 2,500 अमेरिकन सिर्फ मारे गए 20 साल में, क्योंकि इनकी कोशिश ये होती थी कि लड़ाई हो जो कुछ हो लेकिन बिल्कुल एंगेज फिजिकली जाके नहीं करना, क्योंकि उसमें फिर आपको आपके मरने के चांसेस जो है वो ज्यादा कैजुअलिटी ज्यादा होती है। तो मैं समझता हूँ बूट्स ऑन ग्राउंड, अगर आप फौजी बूट्स ऑन ग्राउंड की बात कर रहे हैं, अगर आप उनकी एयरबोर्न डिविजन्स का ड्रॉप होना बात कर रहे हैं जो 50-60 C-130 एक गो में आते हैं जिस तरह ये मादी में करते रहे हैं मुख्तलिफ ऑपरेशन में, इट विल बी द मदर ऑफ ऑल ब्लंडर्स। इतने लोग मारे जाएंगे, इतने अमेरिकन मारे जाएंगे कि इनको समझ नहीं आएगी, इतनी अमेरिकन पब्लिक जो है वो बाहर निकलेगी, वो शायद वही रिजीम कर जाए, रिजीम चेंज शायद अमेरिका में ही हो जाए, ये याद रखिए। सो कहने का मतलब ये है इनको पता है, दे अंडरस्टैंड, बिकॉज यू हैव टू आल्सो कैलकुलेट द स्पिरिट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ योर एडवर्सरी, ऑफ योर एनिमी। इस वक्त ईरानियन इस मूड में नहीं है कि जनाब वो आपको पीस ऑफ केक देंगे या आपको हेलो हाई करेंगे, उन्होंने छोड़ना नहीं है। सो ये इनको मालूम है। और दूसरी चीज मैं एक बात कह रहा हूं जो सुमीरा पाशा साहिबा ने कही थी, देखें बोर्ड ऑफ पीस में जो टॉप मुसलमान ममालिक हैं, अगर 2-3 नहीं भी हैं, उनको भी शामिल किया जाए, तो इनको चाहिए कि ये थोड़ा अपने आप को एसर्ट करें, एसर्ट इस तरह करें कि इनका एक प्रेशर अब आना चाहिए पब्लिकली। चाइनीज कर रहे हैं, रशियन कर रहे हैं, इनका प्रेशर आना चाहिए अमेरिका के ऊपर, इसराइल को चले छोड़ दे। अमेरिका से इनका बोर्ड ऑफ पीस हुआ है और इस प्रेशर आना चाहिए कि जनाब हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि एक मुसलमान मुल्क में इस किस्म की तबाही हो रही है और हम खामोश तमाशाई बन के बैठे रहे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 8-10 मुसलमान ममालिक, इनकी बड़ी मिलिट्री कुव्वत है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सब चल दौड़े अमेरिका के ऊपर, नहीं तो दैट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन इनको थ्रेटन करना चाहिए कि जनाब दिस इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द गल्फ कंट्रीज सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट, और हम अब नहीं बर्दाश्त कर सकते। आपने लीबिया किया, आपने सीरिया किया, आपने इराक किया, आपने लेबनान और उसके बाद गजा, और हम चुप करके खामोश तमाशाई बन के बैठे रहे। लेकिन अब हमारा एक बड़ा इस्लामी ब्रदर मुल्क जिसके आपने लीडर को भी शहीद कर दिया, अब हम इसकी मजीद डिस्ट्रक्शन या जो भी है बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है इस किस्म की कोई चीज जो है इस्लामिक वर्ल्ड को थोड़ा सा स्पाइन दिखानी चाहिए। यार देखो, मैंने अभी पोस्ट लगाई है घंटा पहले एक्स पे कि ये रमजान इफ्तार के ऊपर मुझे एकदम वाइब्स आई थी कि कितनी अफसोस की बात है कि एक मुसलमान मुल्क आपके सामने तबाह हो रहा है और सारे इस्लामिक कंट्रीज चुप करके बैठे हुए हैं, जिस तरह की उनको परवाही कोई नहीं है। भाई अगर आज आप चुप करके बैठेंगे ईरान पे, कल को आपका भी वक्त आएगा, फिर न एक्सपेक्ट करें कि जनाब लोग आके आपकी मदद करेंगे। कुछ तो बोले, कुछ तो अमेरिका पे डिप्लोमेटिक प्रेशर डाले, कुछ पॉलिटिकल प्रेशर डाले। तो जिस तरह रूस ने क्या कहा, रूस ने क्या, ईरान जस्टिफाइड, ईरान जस्टिफाइड क्योंकि एग्रेशन उन पे हुआ है, जाहिरियत उन पे हुई है, तो लिहाजा उन्होंने बिल्कुल ठीक जवाब दिया जो इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स है। तो मेरा ख्याल इस्लामिक उम्मत को भी चाहिए कि भाई को थोड़ा होश के नाखून करें। और भाई इतनी आपकी बड़ी बड़ी एयर फोर्सेस हैं, नेवीज हैं, आर्म फोर्सेस हैं, किस चीज की आप में कमी है, थोड़ा शो सम स्पाइन। हाँ जी, ये तो अगर गजा के लिए हमने कुछ किया होता तो शायद आज ईरान की बारी ना आती, आज ईरान के लिए कुछ करें तो शायद किसी और की बारी ना आए। सबीना, लगता ही है कि ईरान को भी इस चीज का अंदाजा था, क्योंकि काफी सालों से उन्होंने बर्दाश्त किया है, इकोनॉमिक सैंक्शंस को बर्दाश्त किया है, दीगर चीजों को बर्दाश्त किया, तो उनको पता था शायद उनके लिए कोई और नहीं आएगा, उन्होंने जो करना है खुद करना है। और फिर उन्होंने जंग को फैलाकर बताया कि जाने तो हमारी जा रही हैं, लेकिन मईशत हम हिलाकर रख देंगे पूरी दुनिया की, और वही उनकी टैक्टिक्स इस वक्त हैं। और चीखें इसीलिए फिर निकल रही हैं कि इकोनॉमिक कॉस्ट कह रहे हैं कि $1 बिलियन रोजाना का $1 बिलियन जा रहा है। तो वो इकोनॉमिक कॉस्ट को देख रहे हैं कि मईशत का क्या बनेगा, और जितना अरसा ये जंग जारी रहेगी, लगता है कि वो ईरान के हाथ में इस तरह से होगी कि जितना लंबा चला सकेंगे, हमने तो सिर्फ सर्वाइव कर जाना, रिस्क करना है, और कोई जंग जीतनी नहीं है। उनके लिए जीतना यही है
कि ईरान की रिजीम भी वही है, उनका जो प्रोग्राम है मिसाइल प्रोग्राम वो भी वही हो, क्योंकि अब तो वो ड्रोन्स पे ज्यादा रिलाय कर रहे हैं। ड्रोन्स ऐसा है कि वो तो पता नहीं कितने साल से बना रहे हैं, कितनी सुरंगें नीचे कितने 100 मीटर नीचे जाकर बना रहे हैं और कब तक बनाते चले जाएंगे। उसके लिए कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन तो वो है नहीं कि जो बड़ी लेटेस्ट है उसमें सालों लगेंगे, वो तो दिनों में बन रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक। इसमें मुझे वो मुहावरा याद आ गया ना कि जो हम बात कर रहे हैं अभी कि हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे, वो तो जो फिर उनके साथ तो जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन वो फिर बाकी सबको भी ठीक ठाक जो है ना वो एक दफा झटका तो देंगे कि ये लो फिर आप लोग भी जरा एंजॉय करो। और आप देखेंगे कि ये जरा LNG बंद हुई है कतर की तरफ से, या ये तेल प्राइस बढ़े हैं, तो आप चीखें सुनिएगा, यूरोप की सारी तरफ से अब चीखें भी सुनाई देंगी आपको। हमारी भी तो निकल रही है समीना, हमारी भी निकल रही है, हमारी निकलेंगी। जी बहुत ज्यादा मसला बन गया, हमारे पास तो जखीरा ही नहीं है, बहुत ज्यादा स्टेक है। तो ये अब उनका ये एक हमें नजर आती थी प्लानिंग, और वो उसमें जाहिर कामयाब नजर आते हैं। और उनकी फतह बिल्कुल आपने ठीक मेंशन किया है, उनकी फतह यही है कि वो सरवाइव कर जाएं। अगर वो सरवाइव कर जाते हैं तो ये हार है अमेरिका की। और दूसरी बात ये कि जो हम बात करें कि जो इस्लामिक कंट्रीज के हवाले से, तो जैसे मैंने कहा कि अक्सर हम ये जब बात करते हैं ना तो बहुत से लोग फौरन गुस्सा कर जाते हैं और कहते हैं कि शायद हम ये कह रहे हैं कि जी आप चढ़ दौड़ें, कोई मिसाइल मारते हैं अमेरिका को जाके या कोई उनके साथ लड़ाई। ऐसा नहीं होता। ये कोई बेवकूफ नहीं कहेगा कि जी आप अपने घर में जंग ले आए, ये कोई नहीं कहेगा कि आप बगैर सोचे समझे जो है किसी जंग में कूद पड़े, कोई इस तरह नहीं चाहेगा ऑफ कोर्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतनी कमजोरी साबित कर दें, इतनी आप खामोशी इख्तियार कर लें कि जो आप एटलीस्ट कर सकते हैं कि कुछ आप प्रेशर डाल सकते हैं, कुछ आपके पास और यानी कई ऐसे टैक्टिक्स होते हैं, सफारती जराए भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं कि आपकी बात सुने, और अगला जब फंस रहा हो थोड़ा तो वो खुद भी सुनने पे मजबूर हो जाता है। तो ये एक मेरा ख्याल से बिल्कुल अभी जैसे ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे, इस पे बिल्कुल मेरा ख्याल है ओवरऑल जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको लेना चाहिए इसके ऊपर स्टैंड। और जहां तक मेरा ख्याल है कि बाकी जो कंट्रीज हैं जैसे हम बात करें, जैसे जैसे ये प्रोलॉन्ग होगी जंग, ऑटोमेटिकली सबको इसकी कॉस्ट जो है वो सबको भरनी पड़ेगी। ये मत सोचिए कि इसकी कॉस्ट सिर्फ ईरान पे कर रहा होगा या अमेरिका या इजराइल पे कर रहा होगा, इसकी कॉस्ट फिर आपकी पूरी वर्ल्ड की जो मईशत है ना वो पे कर रही होगी। तो अल्टीमेटली इस तरफ हमें जाता नजर आ रहा है, क्योंकि ये बात बिल्कुल ठीक है कि ईरानियन बहरहाल सरेंडर तो नहीं करने वाले, और जो उनका आपका अगर दो मकसद थे कि जी टीम चेंज वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा, और दूसरा आपने न्यूक्लियर वेपन की बात की थी, वो तो आइए ये कि जो मैं खुद कल देख रही थी सरबराह की रिपोर्ट थी कि उन्हें कोई ऐसी वहां पे नहीं मिले शवाहिद के जी वो कोई बिल्कुल करने वाले थे एटॉमिक धमाके या कोई इस तरह की चीज। खुद पेंटागन ने ये रिपोर्ट दी है कि इवन अमेरिका के ऊपर भी उनका कोई प्लान नहीं था कि वो कोई अटैक करने जा रहे हैं। तो आपने बिल्कुल बिला इश्तियाल किस्म का हमला उनके ऊपर किया गैर जरूरी तौर पर, और उसके बाद अब आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कि आपने एग्जिट स्ट्रेटजी क्या लेनी है। तो मेरे ख्याल से दिस इज द हाई टाइम कि इसको जो आपकी सिफारतकारी है उसके थ्रू सॉर्ट आउट किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका समीना पाशा, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब और उमरदास गोंदल, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो जनाब अभी तक तो यही नजर आ रहा है कि जंग फैली जो है इसमें ज्यादा बमबारी नजर आ रही है, ज्यादा इसमें पैसा नजर आ रहा है, इसमें दुनिया में हम देख रहे हैं कि नुकसान ज्यादा बढ़ रहे हैं, जानी नुकसान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हमें लग रहा है कि ना तो बमबारी रुक रही है, ना ही ईरान सरेंडर की तरफ किसी भी तरह जा रहा है, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि छठा दिन है, लेकिन जब तक ईरान डटा रहेगा तो यही कहा जाएगा कि वही जीत रहा है। अल्लाह हाफिज।